गुड मॉर्निंग बच्चे, बार बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर दिया दोबारा तो क्लास भी शुरू करते हैं दोबारा। आज की क्लास में लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे और वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो आज मैं एक लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा। बस आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली, परेशान नहीं हुआ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आता है कि एक दो बंदे हैं, वो एक ही स्क्रीन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। द टू पर्सन, दो बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक ही कॉमन स्क्रीन पे। कॉमन स्क्रीन है और दोनों ने अपनी अपनी लाइट की वेवलेंथ अलग अलग ले रखी है। एक जो बंदा कर रहा है वो 640 nm का वेवलेंथ है और जो दूसरा बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो 720 nm का है। ये क्वेश्चन हर बुक में मिलते हैं, हर क्वेश्चन बैंक में, हर जगह मिलेंगे। तो एक बंदा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो 640 nm का, नैनोमीटर का। दूसरा बंदा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो 720 nm का, नैनोमीटर का। और दोनों बंदे एक स्क्रीन पे, कॉमन स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है, कॉमन स्क्रीन पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ क्वेश्चन, ध्यान से समझना। और स्मॉल डी का मतलब तो आप समझते ही हो। स्मॉल डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और कैपिटल डी होता है स्क्रीन का डिस्टेंस। स्क्रीन का डिस्टेंस वो तो अंडरस्टूड है पूरे चैप्टर में। अब एक सोचने वाली बात है कि दोनों बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक ही स्क्रीन है, तो दोनों के अपने अपने फ्रिंजेस एक ही स्क्रीन पे बनेंगे। स्क्रीन एक ही है, दोनों ने शेयर कर रखा है, तो दोनों के अपने अपने फ्रिंजेस बनेंगे। जो बंदा इस वेवलेंथ से एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके भी फ्रिंजेस बनेंगे, जो बंदा इस वेवलेंथ से एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके भी फ्रिंजेस बनेंगे, दोनों के फ्रिंजेस बनेंगे। तो ऐसा कई बार हुआ होगा। ये जैसे मान लो ये O है, ध्यान से सुनना, ये टफ क्वेश्चन है। O इज द सेंटर ऑफ स्क्रीन, दिस O इज द सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो ऐसा कई बार हुआ होगा कि दोनों का ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे के साथ मिल गया होगा, क्योंकि स्क्रीन एक ही है, बंदे दो हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले और स्क्रीन एक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको पता ही है ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बनते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ होगा कि दोनों का ब्राइट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गया हो। एक बार नहीं, कई बार हुआ होगा, डार्क के ऊपर डार्क मिल गया होगा दोनों का, दोनों के डार्क फ्रिंजेस आपस में मिल गए होंगे। तो पूछा क्या है जरा सुनो, फाइंड पोजीशन ऑन स्क्रीन where bright fringe of both wavelength coincide. तो आपने बताना यह है कि स्क्रीन के ऊपर ऐसा कई बार हुआ होगा, ऑब्वियसली, जहां दोनों के ब्राइट एक के ऊपर एक मिल गए होंगे। लेकिन मुझे बताना है कि फाइंड पोजीशन कौन सा बताना है, पहला पोजीशन। फाइंड के आगे मिनिमम कर दो तो ज्यादा सही है। फाइंड मिनिमम पोजीशन। मिनिमम मींस कि फर्स्ट टाइम ये कहां पर हुआ होगा। मैं पोजीशन तो कई होंगे ऐसे, एक तो पोजीशन होगा नहीं, तो आपसे क्या बताना है, फाइंड पोजीशन नहीं, फाइंड व्हाट, मिनिमम पोजीशन। फाइंड व्हाट, मिनिमम पोजीशन, यानी कि पहली बार ये कब हुआ होगा। ऐसा तो कई बार हुआ होगा, जब स्क्रीन कॉमन है, जब स्क्रीन एक है, तो ऐसा तो कई बार हुआ होगा कि दोनों का ब्राइट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गया होगा। बट आपने बताना है फर्स्ट टाइम ये कब हुआ होगा, मिनिमम पोजीशन। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। अब यहां पर दोनों की वेवलेंथ, एक बात समझने वाली बात है, आपको अच्छे से पता है जब फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। और साफ ये दिख रहा है कि फ्रिंज विड्थ लैम्डा के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी फ्रिंज की चौड़ाई भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां क्लियर है कि यहां पे मुझे देखने में लग रहा है कि जो लैम्डा 2 है, सेकेंड वेवलेंथ, उसकी वैल्यू है 720 nm और लैम्डा 1 की वैल्यू है 640 nm। तो ये क्लियर दिख रहा है कि लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। सेकेंड वेवलेंथ फर्स्ट वेवलेंथ से ज्यादा है। तो जब सेकंड वेवलेंथ फर्स्ट वेवलेंथ से ज्यादा है तो इसका मतलब जो सेकंड वाले फ्रिंजेस की चौड़ाई होगी वो भी ज्यादा होगी। जो दूसरा बंदा जो इस वेवलेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके फ्रिंज की विड्थ
तो ये वाला बंदा जो कर रहा है इस वेवलेंथ के साथ, उसके फ्रिंज की विड्थ से ज्यादा होगी ऑब्वियसली। अब सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। जो बंदा, जिस बंदे के एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की विड्थ ज्यादा आ रही है ऑब्वियसली, तो वो स्क्रीन के ऊपर उसके कम फ्रिंजेस आएंगे। स्क्रीन जिसकी चौड़ाई, जैसे सेकंड फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई ज्यादा है, चौड़े चौड़े बन रहे हैं, तो उसके नंबर्स कम होंगे, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा है तो जगह ज्यादा लेगा वो। तो कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है, जिस बंदे की फ्रिंज विड्थ ज्यादा है उसके नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम होंगे। यस, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको पहले यह मानना पड़ेगा कि कौन से नंबर का दोनों का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड किया है, क्योंकि ये भी तो नहीं पता कि कौन से नंबर का किया है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका नंबर कम होगा। यही पे कंफ्यूजन आता है बच्चों को, यही पे कंफ्यूज होते हैं। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा, और जिसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा वो नंबर में हमेशा कम होगा, क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है तो नंबर में तो कम ही आएंगे वो, क्योंकि उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा है तो वो ज्यादा चौड़ाई वाले हैं, ज्यादा विड्थ वाले हैं, तो वो स्क्रीन को ज्यादा जगह लेंगे। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको पेपर में डायरेक्ट अप्लाई करना है कि सर जिसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसका नंबर हमेशा कम रखना है। तो आप ये मान लेना कि इसका मान लो nth ब्राइट, इसका nth ब्राइट लिया गया, तो इसका n+1 लेना है। ये है पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। यहीं पे कंफ्यूजन होता है। मेन क्वेश्चन करा रहा हूं आज की क्लास में, 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, वो लास्ट एंड करूंगा। बहुत अच्छे सवाल हैं। सबसे बड़ी बात क्या बोला है उसने कि दो बंदे दो वेवलेंथ के साथ एक ही स्क्रीन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के अपने अपने ब्राइट होंगे और दोनों के अपने अपने डार्क होंगे। तो उसने पूछना ये है कि बताओ मिनिमम पोजीशन बताओ स्क्रीन के ऊपर कहां पर, सेंटर से कितनी दूरी पे। ऐसा तो कई बार हुआ होगा जहां दोनों के फ्रिंजेस आपस में मिल गए होंगे, लेकिन आपको पहली बार कब हुआ है, फर्स्ट टाइम ये कब हुआ है कि दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइंड मिनिमम पोजीशन। सबसे पहली बार ये कब हुआ होगा जहां दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड कर गए, आपस में मिल गए। फर्स्ट टाइम ये कहां हुआ हो, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि आखिर वो कौन से नंबर का फ्रिंज है, कौन से नंबर का वो ब्राइट फ्रिंज है जो पहली बार कोइंसाइड किया है, कौन से नंबर का वो ब्राइट फ्रिंज है, ये पता करना है। तो उसके लिए नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, फिर से सुन लो ट्रिक। नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके नंबर को हमेशा कम लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी विड्थ भी ज्यादा होगी, और जिसकी विड्थ ज्यादा होगी वो नंबर में हमेशा कम रहेंगे। तो अब नंबर में कम और ज्यादा का डिफरेंस सिर्फ एक ही लेकर चलना है। बोलोगे एक ही लेकर क्यों चले सर आप? क्योंकि मुझे मिनिमम पोजीशन बतानी है, सबसे करीब वाला पोजीशन, तो नंबर भी क्लोज रखना है। ये नहीं कि एक n तो एक n+5। और अगर मैं सोचो, अगर मैं इसका n मानता कि इसका nth है, तो इसका फिर मुझे n-1 लेना पड़ता। हमेशा नंबर में वो ज्यादा रहेगा जिसकी वेवलेंथ कम है। अगर λ1 का nth मान रहे हो कि λ1 वाले का nth ब्राइट, तो λ2 वाले का n-1 रखना है। और अगर आप λ2 वाले को n ले रहे हो तो λ1 वाले को n+1, यानी हर हाल में जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका नंबर एक ज्यादा रखना है। यह है कॉन्सेप्ट आज की क्लास का। क्लियर हो गया? तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम क्या बोलेंगे, कुछ एक ऑप्शन ले लेते हैं। हमने ये ऑप्शन ले लिया ऊपर वाला। सुनना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, समझने में टाइम लगता है, बट आता बहुत ज्यादा। ध्यान से समझो। तो अब आप क्या करो, ये मान लो कि आपने इसका nth माना है और इसका आपने n+1th माना है। तो आप इसका ये मान लिया कि nth ब्राइट और इसका n+1th ब्राइट, दोनों का ब्राइट कोइंसाइड किया है फर्स्ट टाइम। दोनों का ब्राइट ये पता करना है कि स्क्रीन के ऊपर पहली बार दोनों का ब्राइट कहां पे कोइंसाइड करेगा। तो अब ब्राइट निकालने का फॉर्मूला क्या है पोजीशन का, जैसे इसका ब्राइट λ2 का, तो n λ2d/d, ये तो फॉर्मूला होता है ब्राइट की पोजीशन निकालने का, n λd/d। उसका ब्राइट का क्या होगा, इसके पोजीशन का x, इसका n या n+1, n+1 λ1d/d, दोनों की ब्राइट का पोजीशन लिख दिया। फर्क है कि इसमें n है तो उसमें n+1 है।
अब दोनों का कोइंसाइड कर रहा है, इसका nth नंबर का ब्राइट और उसका n+1th नंबर का ब्राइट स्क्रीन पे एक ही जगह मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटर से दूरी दोनों की सेम है। कोइंसाइड का मतलब फिर x सेम है, प्लीज डोंट, फिर x क्या है, सेम है। ध्यान से सुनो, x सेम का मतलब दोनों को इक्वेट कर दो, n λ2 d/d, उधर आ जाओ, n+1 λ1 कैपिटल d/d, यहां से कैपिटल डी स्मॉल डी बिकम्स कैंसिल, कैंसिल हो गया बेटा। n λ2, अब रखेंगे वैल्यू को, मैं पूरा सॉल्व करूंगा, 2 मिनट की बात है। n λ2, λ2 है 720, n इंटू 720 nm इज इक्वल टू n+1 इंटू λ1, λ1 इज 640 nm, 640 nm। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो पहले जीरो, अब बोलोगे सर आपने यूनिट क्यों नहीं चेंज किया? मैं बार बार बोलता हूं, जब दोनों साइड कोई चीज आ रही है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। रेशियो में आ रहा है, कैलकुलेशन में यूनिट चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। अब यहां से 0 0 कैंसिल, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 9n उधर 8 आ जाएगा, 8n + 8, 9n इधर आ गया, 8n, n इज इक्वल टू 8। यस, आ गया, मिल गया आंसर कि सर n 8 आया। इससे ये पता चला सर कि n 8 का मतलब λ2 वाले का 8वां ब्राइट और इसका 9वां ब्राइट आपस में पहली बार कोइंसाइड करके। अभी आपने नंबर ढूंढ निकाला, अभी आपने क्या ढूंढ निकाला? नंबर, कि सर n 8 आने का मतलब ये हो गया कि अब आप कह सकते हो कि इसका n8, इसका 8th ब्राइट और λ1 वाले वेवलेंथ का 8+1 9th ब्राइट पहली बार स्क्रीन पे कोइंसाइड कर गया। एक तो चीज पता चल गया कि इसका 8th, अब 8 लिख दो, और इसका 9, फर्स्ट टाइम कोइंसाइड किया है, एक के ऊपर एक आ गया है पहली बार स्क्रीन के ऊपर। अब आपसे पूछा है पोजीशन भी बताओ, अभी तो आपने नंबर ढूंढा है, आपको तो वो पोजीशन बतानी थी ना। पोजीशन का मतलब स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस बतानी थी कि कहां पर हुआ है। तो जब आपने n एक बार निकाल लिया है तो अब आप एक काम करो, n तो आपने फाइंड कर ही लिया, अब इसको हटा देते हैं हम। तो आपने देख ही लिया है n कैसे आया, दोबारा देखना हो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। अब यहां पर अब हम बात करते हैं x की, तो अब कुछ नहीं करो, n आ चुका है, x तो एक ही है क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है, x तो सेम है, तो चाहे n आप यहां रख दो चाहे आप n यहां रख दो, x भी आ जाएगा। चलो मैं x के लिए ही रख देता हूं पोजीशन के लिए। n आया था 8, λ2 वाज 720 nm। अब तो खोलना पड़ेगा, इसलिए खोलना पड़ेगा क्योंकि ये कोई दोनों साइड नहीं आ रहा है, लैम्डा या रेशियो में नहीं आ रहा है, अकेले है, सिंगल जगह बैठा है, तो उसको खोलना पड़ेगा नैनो को। इंटू कैपिटल D वाज गिवन 2 मीटर एंड स्मॉल d, फिर वही स्मॉल d सेंटीमीटर में है 0.05 मीटर। अब आपको इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करना है और सॉल्व करके x की वैल्यू बता देनी है। x की वैल्यू 2304 अप्रॉक्सली। मैं कभी भी कैलकुलेशन में, देखो बार बार मैं बोलता हूं, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे मिस्टेक हो सकता है, आई डोंट नो, कभी कभी ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए दिल पे नहीं लेना है, बुरा नहीं मानना है। ये ऊपर नीचे कभी कभी पॉइंट इधर उधर खिसक जाए तो इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे पढ़ाने नहीं आता है, मुझे पढ़ाने बहुत अच्छे से आता है, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे कभी हो जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बट हाँ कैलकुलेशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में डेसिमल एक पॉइंट ऊपर नीचे गया मामला खिसक जाता है, बट मेथड सीखना है आपको। 8वीं 9वीं में हो नहीं कि कैलकुलेशन के लिए लड़ाई करनी है, तो डेसिमल यहां था वहां कैसे, मेथड आना चाहिए। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, बट अप्रॉक्सिमेटली 99% यही कैलकुलेशन। तो ये क्या आ गया, कौन से नंबर का पहली बार कोइंसाइड किया वो भी बता दिया, और कहां पे कोइंसाइड किया पहली बार। फिर आप सुनो, फिर आपसे यह भी पूछा जाएगा कि यहां पे यह भी पूछा जाएगा कि डार्क क्यों नहीं पूछा कि पहली बार डार्क, क्योंकि डार्क दिखाई नहीं देता है स्क्रीन पे, दिखाई ज्यादा ब्राइट देता है, तो जब भी पूछेगा तो ब्राइट के बारे में पूछेगा कि पहली बार ब्राइट कहां पे कोइंसाइड किया। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था। अब देखते हैं बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से देखना। इसलिए आपके पास एक स्क्रीन है और आपको पता है ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, यहां से लाइट जाती थी, यहां से लाइट जाती थी, और लाइट P पॉइंट पे जाकर मिल जाती थी। ये हमने पढ़ाया था, 2 लाइट जाया करती थी और P पॉइंट पे जाकर मिल जाया करती।
अब इसमें आखिर ऐसा है क्या? मेन आप भूल गए शायद बात। एक सोर्स तो यहां पर होता था, यहां से पहले लाइट जाती थी, फिर यहां आती थी, इस तरह था, तब लाइट आगे बढ़ती थी। और हम याद करो S2P माइनस S1P को हम पाथ डिफरेंस बोलते थे, वाई, दैट वाज पाथ डिफरेंस होता था, वाई होता था। अब वहां पे एक बात आपने ध्यान नहीं दिया कि इधर जो पार्ट डिफरेंस होता था S से S2 का, S से S1 का, इधर भी तो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। तो लाइट तो यहां से चली है, मेन तो एक्चुअल लेंथ ये प्लस ये प्लस ये होना चाहिए, बट इधर का जो पार्ट डिफरेंस है वो इधर 0 होता था। तभी हम रे की लेंथ यहां से उठाते थे, पीछे से नहीं लेते थे। और ये याद करो कितना होता था, XD/D, राइट, XD/D होता। अब क्वेश्चन ये है, और इस केस में बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होता था, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती थी, λD/D होती। अब सवाल क्या है वो सुनना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो इधर जो लाइट आ रही है SS2 और SS1, इधर से और इधर की लाइट का भी अगर पार्ट डिफरेंस बन रहा है, कुछ है, 0 नहीं है, नो 0, मतलब कुछ पार्ट डिफरेंस बन रहा है। मान लो क्या पार्ट डिफरेंस बन रहा है, λ/4। कौन सी लाइट का, S से S2 और S से S1। तो मेन सोर्स से लाइट निकली ना इधर और इधर, ये भी पार्ट डिफरेंस अब 0 नहीं है, अब λ/4 है। पेपर में आया, तब पूछा है अब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होगी, क्या फ्रिंज उतने ही विड्थ का बनेगा या विड्थ बदल जाए, ये पूछा है। तो अब आप क्या करोगे, अब बोलोगे सर अब जो पाथ डिफरेंस होगा वो XD/D तो है ही है, प्लस λ/4 होगा। पहले पार्ट डिफरेंस ये होता था XD/D, लेकिन अब एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आपको इधर का भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर का पार्ट डिफरेंस अब 0 नहीं है, अब इधर भी पार्ट डिफरेंस बन रहा है, इधर भी लेंथ अलग अलग है। अब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि अब पार्ट डिफरेंस क्या होगा, सोचो। अब क्या लंबाई है इधर की, SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P। ऑब्वियसली अब लेंथ कितनी हो गई, दिस वन प्लस दिस वन, दिस वन प्लस दिस वन, क्योंकि ये लेंथ भी अलग अलग है, अब इसको भी इंक्लूड करना है। तो अब पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, देखो वही चीज मैं लाऊंगा, देखना भी आप, SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। अब बेटा SS2 माइनस SS1 ये कितना है, λ/4 प्लस S2P माइनस S1P, पहले वाला पाथ डिफरेंस कितना था, पहले वाला पाथ डिफरेंस कहां गया, ये है ना, S2P माइनस S1P XD/D। मैंने कहा था ना, आया ना वही, तो मैंने पहले आपको बताया। जब इधर का पार्ट डिफरेंस नहीं होता था तो ये पार्ट डिफरेंस होता था, जिसको हम XD/D बोलते थे। जब इधर भी रे की लेंथ अलग अलग हो जाएगी तो अब पार्ट डिफरेंस में ये इंक्लूड हो जाएगा, जो भी नया पार्ट डिफरेंस पीछे की तरफ बन रहा है। चल अब मान लो कि P पॉइंट पे जो लाइट मिली है वो मान लो यहाँ पे ब्राइट बना रही है, कुछ तो मानना पड़ेगा कि ब्राइट बनाए या डार्क बनाए, कुछ ना कुछ तो बना रही है। तो अब हमने ये मान लिया कि यहाँ पे जो लाइट मिली है आकर, वो यहाँ पर आकर ब्राइट फ्रिंज बना रही है। तो इसका मतलब सर फिर तो आप y को n लैम्डा से इक्वेट कर सकते हो, और तो इसको इक्वेट n लैम्डा से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है, या ब्राइट मानो या डार्क मानो। तो क्या हो गया बताओ बेटा, n लैम्डा इज इक्वल टू λ/4 प्लस XD/D। इधर आ गया XD/D इज इक्वल टू n माइनस 1/4 इंटू लैम्डा। क्या किया मैंने, लैम्डा को इधर शिफ्ट कर दिया लैम्डा की तरफ, यहां से x क्या आ गया, n माइनस
1/4 लैम्डा डी बाई डी। ये आ गया पोजीशन निकालने का। किसकी पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है ये? आपने ब्राइट के लिए लिया था, पार्ट डिफरेंस ब्राइट के लिए यूज किया था आपने, तो ये ब्राइट की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला। अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर पहले तो ब्राइट फ्रिंज निकालने का फॉर्मूला ये होता था, लैम्डा डी बाई डी होता था। बिल्कुल होता था। ये कब होता था? जब इधर पार्ट डिफरेंस 0 होता था। लेकिन अगर पार्ट डिफरेंस λ/4 कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का भी बदल जाएगा, इवन डार्क का भी बदल जाएगा, सबका बदल जाएगा। अब एक काम करो, n = 0 रखो, यहां रखो 0, तो क्या बन जाएगा? -λ/d/4d। ये आ गया पहले ब्राइट का पोजीशन। मान लो 0 पे, यहां पे एक 0 नहीं आया तो उसको फर्स्ट ब्राइट कहेंगे। अब n = 1 रखो, तो अगले ब्राइट का पोजीशन आने वाला है, रखो 1, तो 1 - 1/4 3/4 लैम्डा डी बाई डी। और कोई भी कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होता है वही फ्रिंज की विड्थ होती है। अब 2 ब्राइट की पोजीशन निकाल दी, उसके बीच का जो गैप होगा वो डार्क की विड्थ होगी। डार्क मान के चलते तो डार्क की पोजीशन निकालते, वो ब्राइट की, मतलब विड्थ निकालने का एक ही तरीका होता है, पैसे भी पढ़ा चुका हूं। विड्थ का मतलब 2 कंसेक्यूटिव कोई भी फ्रिंजेस ब्राइट या डार्क उनके बीच का गैप। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गया? दोनों को माइनस कर दो, माइनस करो, x2 - x1 करो, क्या आ जाएगा? 3/4 लैम्डा डी बाई डी माइनस ऑफ दिस, तो ये प्लस बन गया लैम्डा डी बाई डी। अब इसके बाद क्या हो गया बेटा? क्या आ गया? ऐड करोगे तो 3 + 4 4, नीचे भी 4, कट के क्या आ गया? लैम्डा डी बाई डी। अब देखो फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो फ्रिंज विड्थ पहले होता था वही फ्रिंज विड्थ अभी आया। यही पेपर में आया था कि अगर इधर भी पाथ डिफरेंस कुछ एक्स्ट्रा बन जाए, मान लो λ/4 आ जाए, तो ये प्रूव करके दिखाओ कि अभी भी फ्रिंज की विड्थ वही होगी जो पहले हुआ करती थी जब इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं बनता था। ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। अगर मान लो यहां पे डार्क मानते तो डार्क की पोजीशन निकालते, डार्क की पोजीशन का एक नया फॉर्मूला बनता, 2 डार्क की पोजीशन निकालकर माइनस करते, फिर भी वही आता। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। आप जानते हो कि 2 सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, एक S1 और एक S2। इससे लाइट जो निकल रही है उसकी इंटेंसिटी I1 है, इससे जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी I2। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर ऐसा हो इफ S2 स्लिट जो है उसको कवर कर दिया जाए। अब क्या बोला उसने? मान लो जो S2 स्लिट है आप उसे कवर कर दिया, ढक दिया। साफ बोल रहा है कि कवर करने के बाद जो I2 है, सेकंड जो किसको आपका कवर किया आपने? सेकंड स्लिट को। तो इससे जो सेकंड सोर्स से निकलने वाली इंटेंसिटी है वो मात्र ओनली 25% रह गई। किसकी? I1 की, सिर्फ 25% रह, यानी I2 जो हो गया वो I1/4, 25% का मतलब 1/4। तो निकालना क्या है? रेशियो बताना है मैक्सिमम इंटेंसिटी का और मिनिमम इंटेंसिटी। तो क्या करोगे? ब्रेन क्या लगाओगे? I2/I1 कितना हो गया? 1/4। यहां से सॉल्यूशन में हम आ गए हैं। यहां से I2/I1 रूट लगा दो तो 1/2। पहले वैसे सवाल हो चुके हैं। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे, √I2 + √I1
अपॉन रूट i2 माइनस रूट i1 इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन 1 - 2। मतलब ऊपर नीचे पहले ऐड, इधर भी, ऊपर नीचे माइनस इधर भी, ऊपर नीचे माइनस इधर भी, कंपोनेंट वन डिविडेंड पहले भी कर चुका हूं। ये आ गया कितना 3y माइनस, ये आ गया रूट i1 प्लस रूट i2 माइनस। ओके, अब एक काम करो, अब आप इसे स्क्वायर करो, रूट i2 प्लस रूट i1 का होल स्क्वायर, नीचे रूट i2 माइनस रूट i का होल स्क्वायर कर सकते हैं, सिंपल। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सिंपल है, क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दे तो कितना आ गया 9 और आपको याद है रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर क्या बन जाता है i मैक्सिमम, और रूट i2 माइनस रूट i1 का होल स्क्वायर i मिनिमम। आंसर आ गया 9:4। ये तो बहुत आसान सा, क्या कहा उसने कि दोनों में से एक स्लिट को कवर कर दिया, थोड़ा सा हाथ मत पर कवर कर दिया, इससे निकलने वाली इंटेंसिटी कम हो गई, इसकी 25% रह गई 1/4। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है, i2/i1 1/4, i2/i1 1/2, कंपोनेंटो डिविडेंडो कर दिया, तो प्लस i2 प्लस i1 सेम रूट लगा के बाद पहले भी करा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में देखना। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, छोटे सवाल होते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं होते, प्रैक्टिस कर लेना। काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप एक बात बताओ, आपको मैंने पढ़ाया था कि लीनियर विड्थ का विड्थ दो तरह के होते हैं, होता है बीटा, फॉर्मूला होता है लैम्डा, और एक होता है एंगुलर विड्थ, फॉर्मूला होता है λ/d। ये विड्थ ये भी विड्थ, फर्क है कि एक लीनियर है और एक एंगुलर है, तो दोनों के दोनों विड्थ। यहां से अगर देखोगे आप, जो बीटा है आपका वो वो एक मिनट, वो लैम्डा के डायरेक्टली है, कैपिटल डी के डायरेक्टली है, स्मॉल डी के, और थीटा के बारे में देखोगे तो थीटा जो है लैम्डा के डायरेक्टली है, स्मॉल। अगर पेपर में आया क्वेश्चन कि अगर हम लाइट की वेवलेंथ बढ़ा दें तो बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलोगे सर लीनियर विड्थ भी बढ़ जाएगी, एंगुलर विड्थ भी बढ़ जाएगी। अगर स्लिट की दूरी को बढ़ा दें, स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप बढ़ा दें कैपिटल डी, तो बोलोगे लीनियर विड्थ पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, एंगुलर विड्थ वही की वही रहेगी, लीनियर विड्थ बढ़ जाएगी। अब अगर आया कि नहीं, अगर हम दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है, दोनों स्लिट के बीच का अगर हम उसे बढ़ा दें तो यहां पे कम हो जाएगा और यहां भी कम हो जाएगा, लेकिन एंगुलर विड्थ एक चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे, स्मॉल डी पे। एंगुलर विड्थ कभी स्क्रीन की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। एक सवाल ऐसा आएगा, एक सवाल आपको कैसा आएगा भाई, इस पे तो करवा दिया मैंने, एक आएगा, क्या आप याद करो, एक सोर्स एस होता, फिर S1 होता था, फिर S2 होता था, फिर स्क्रीन होता था, यहां से डिस्टेंस कैपिटल डी हम लेते थे और इनके बीच का डिस्टेंस हम स्मॉल डी लेते थे।
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो आपके पास जो मेन सोर्स है, अगर मेन सोर्स से जो डिस्टेंस है ये और इनके स्लिट के बीच का, अगर इस डिस्टेंस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करें तो क्या हो? अब पेपर में आया कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि जैसे मान लो कहा इसने कि विड्थ ऑफ, इसे कहते हैं सोर्स स्लिट, मेन सोर्स यही है, इंक्रीज। क्या कहा उसने कि मान लो जो मेन स्लिट, मेन सोर्स है, इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। तो अगर हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये इसके क्लोज हो रहा है। ये एक बात बताओ, इसकी विड्थ बढ़ाओगे तो ये इसके क्लोज ही तो जा रहा है। इसका मतलब ये भी बोल सकता है और डिस्टेंस बिटवीन S and both slits कहते हैं अच्छे से, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स स्लिट यानी S एंड बोथ स्लिट्स यानी S1 एंड S2 डिक्रीजेस। बात तो वही हो गया, जैसे जैसे इसकी विड्थ बढ़ाओगे इनके बीच का गैप कम होता जाएगा। तो उस केस में क्या होता है याद रखना, ये जो फ्रिंजेस बनते थे स्क्रीन के ऊपर, इनकी शार्पनेस कम होने लगती है। देन शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज। तो क्या होता है बेटा कि जो फ्रिंजेस बनते हैं इनकी जो शार्पनेस है वो कम होने लगती है, घटने लगती है। एंड अगर हम इसको बहुत ही क्लोज कर दें, एंड इफ सोर्स स्लिट becomes very close और जो विड्थ है इसका और जो विड्थ है ऑफ सोर्स स्लिट becomes maximum, then क्या था कि अगर इसके आज अभी हम इस टॉपिक में ना इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसकी विड्थ बढ़ा दें तो ये इसके पास हो जाएगा। तो अगर हम बहुत ज्यादा विड्थ बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा पास करते हैं, तो पहले जो पैटर्न बने थे इंटरफेरेंस पैटर्न जिसे हम फ्रिंजेस कहते हैं, वो पहले उसकी शार्पनेस कम हुई। अब बहुत ज्यादा विड्थ बढ़ा दोगे, बहुत क्लोज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न, देखो कई सारी जगह ये लिखा मिलेगा कि जो आपका क्या है इंटरफेरेंस पैटर्न, जो आपका क्या होता है फ्रिंजेस, वो डिसअपियर हो जाए, वो एकदम गायब ही हो जाए। अगर बोले इनके बीच का डिस्टेंस हमने बढ़ाया घटाया, दोनों स्लिट के बीच का, तो वो तो आपको पता ही है, इनवर्सली वो तो पता है। इनके बीच का 3 डिस्टेंस के बारे में सवाल आता है नीट में भी और 12th में भी। इनके बीच का गैप डिस्टर्ब करेगा स्मॉल डी, इनके बीच का गैप डिस्टर्ब करेगा स्क्रीन और स्लिट्स की कैपिटल डी, और इनके बीच का गैप अगर डिस्टर्ब करेगा तो याद रखना तो ये सब कॉन्सेप्ट। अब ये बोलता है कि दोनों स्लिट की विड्थ बढ़ा दी। देखो अगर बोले इनकी विड्थ बढ़ा दी तो मतलब विड्थ बढ़ाने का मतलब गैप कम हो रहा है, विड्थ बढ़ाने का मतलब गैप कम हो रहा है, तो विड्थ बढ़ा दिया मतलब इनके बीच का गैप कम कर दिया। विड्थ बढ़ाने का बोलते इंक्रीज, विड्थ इंक्रीज कर दिया, समझ जाना वही इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया। पॉइंट याद रखना। फिर बेटा इस पे कॉन्सेप्चुअल्स क्या आते हैं जरा अच्छे से सुनिएगा। ये जो स्क्रीन है इस पे जो फ्रिंजेस बनते हैं, अगर कहा जाता है कि जो हम सोर्स लेते हैं जिससे लाइट आती है, अगर ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल रहा है, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है मोनो, सिंगल कलर लाइट, और वैसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सिंगल वैल्यू के साथ है, इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर रही है। सिंगल कलर लाइट होगा तो ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कहां से चेंज होगा, मल्टी कलर लाइट होंगे तब तो वेरी करेगा। तो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है तो जो फ्रिंजेस बनते हैं वो आपको बता दूं
ब्राइट डार्क, ब्राइट का मतलब व्हाइट और डार्क का मतलब, ब्राइट का मतलब, एक मिनट फिर से बना दूं। तो जो आपको फ्रिंजेस बनते हैं बेटा स्क्रीन के ऊपर, क्या बनते थे? ब्राइट डार्क, वो ब्राइट का मतलब व्हाइट है और डार्क का मतलब ब्लैक। तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजोगे तो अल्टरनेट ब्राइट डार्क, वो ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट होंगे। लेकिन जब आप व्हाइट लाइट भेजोगे, सोर्स से कैसी लाइट भेजोगे? अब व्हाइट लाइट। तो कहते हैं कि जब हम सोर्स से व्हाइट लाइट को सेंड करते हैं, व्हाइट लाइट भेजते हैं, जा भाई जा, तो उस केस में याद रखना फ्रिंजेस कलर्ड बनते हैं, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है तो यही कलर विजिबल होते हैं, ब्लू एंड रेड। सेंटर पे लेकिन अभी भी फिर व्हाइट ही बनता है, सेंटर पे तो व्हाइट ही बनेगा, अभी भी ब्राइट व्हाइट ही रहेगा, उसके अलावा ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड कभी कभी आ जाता है एमसीक्यू। अब क्या कहा गया है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रिंजेस कहते हैं। अब फ्रिंजेस में याद रखना, अगर मैंने मैक्सिमा कहा तो वो ब्राइट फ्रिंज में चला जाता है, अगर मैंने मिनिमा कहा तो वो डार्क फ्रिंज में चला जाता है। और कहा जाता है, क्या ये रियलिटी है कि ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने आपको पढ़ाया, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, ये क्या एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करता है? क्या एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है? बोलोगे हाँ सर ये फॉलो करता है। क्यों? मैं बताता हूं। जहां जहां ब्राइट बना है, मैक्सिमा बना है, वहां एनर्जी गेन हुई है, और जहां जहां डार्क बन गया, जहां इंटेंसिटी मिनिमम हो गई, वहां एनर्जी लूज हो गई। तो सर एक तरफ एनर्जी लूज हो रही है तो एक तरफ गेन हो रही है, एनर्जी कंजर्व है। और आपको पता है, मान लो स्क्रीन के ऊपर 100 ब्राइट बने हैं तो 100 डार्क ही बनेंगे, ये नहीं कि एक ज्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा, तभी तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। 100 प्लेस पे एनर्जी गेन हुई है तो 100 प्लेस पे एनर्जी लूज हो गई है, तभी डार्क बना है। तो एनर्जी हमेशा कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, ये रूल, ये लॉ फॉलो करता है। कौन? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। तो आपने एक चीज देखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, फॉर्मूला बताया, बहुत कुछ बताया। एक नजर डाल देते हैं सभी फॉर्मूले पे फाइनली। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला a1 प्लस a2 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का, एम्पलीट्यूड निकालने का था i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos phi। ये मैंने पढ़ाया था, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, सब चीज याद कर, सब एक फॉर्मूला एक जगह लिख रहा हूं। फिर अगर सोर्स कोहेरेंट हो जाए तो मैंने क्या कहा था? कोहेरेंट सोर्स के लिए मैंने क्या कहा था, याद है? एम्पलीट्यूड भी सेम होता है और इंटेंसिटी भी सेम होती है। फिर हमने कहा था कि अगर ए मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट a1 प्लस a2, अगर रिजल्टेंट मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, याद होगा आपको, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूले पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। और मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा। मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? याद करो, 2n प्लस 1 इंटू पाई। n 0 1 2 रखते जाओ, सीरीज बनती जाए। फिर मैंने पढ़ाया था, आप याद करो, ये मैक्सिमम के लिए था। अब आ जाओ मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए पार्ट डिफरेंस होता था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस होता था यहां फेज डिफरेंस ये होता था 2n पाई, यहां फेज डिफरेंस होता था 2n प्लस 1 इंटू पाई। ओके। और मिनिमम के केस में क्या बताया था मैंने? ए मिनिमम क्या होता है?
ये डायरेक्ट A1 माइनस A2। इंटेंसिटी मिनिमम क्या होता है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सब आपको याद। फिर मैंने क्या कहा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला था xd/d, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्लिट। फिर मैंने कहा था ब्राइट कहां कहां बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला था L लैम्डा d/d ब्राइट के लिए। डार्क कहां कहां बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला था 2n+1 लैम्डा d/d। और क्या कहा था, डार्क में एक नंबर कम चलना है, 4 तो 3, फिफ्थ डार्क तो n4, यहां तो जो चलेगा वही, 4 तो 4, 5 फिफ्थ तो 5। फ्रिंज की विड्थ निकालने का फॉर्मूला होता था बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d, लीनियर विड्थ जो मीटर में लेते थे, और एंगुलर विड्थ जो एंगल में लेते थे वो निकालने का फॉर्मूला होता था लैम्डा/d। ये सारे मैंने एक बार रिपीट कर दिए, सब वीडियो में है, पुरानी वीडियो। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, न्यू टॉपिक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से, और शेयर भी कीजिए, वीडियो को आगे भी पहुंचाइए। बच्चों के पेपर आ रहे हैं, सबको फायदा पहुंचना चाहिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।